हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का जो चैप्टर 3 है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग स्टैंडर्ड 9 के बच्चे ही देखेंगे, लेकिन ये स्पेशलिटी जो है वो स्टैंडर्ड 9 के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक है ये, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि किसने क्या थ्योरी दिया, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये जो वीडियो है ये सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड या कोई भी अनदर बोर्ड है, वो सारे बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी बुक चलते हैं साइंस के, या फिर आप अगर एस चंद पढ़ते हो साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर अगर आप भारती भवन बुक पढ़ते हो, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उन सब के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं, और ये जो थ्योरी है किसने लाया और ये थ्योरी कहाँ से आया है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा जो पहला टॉपिक है एक्चुअली वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस है उसके बारे में थोड़ा सा। तो अराउंड 500 BC का बात है, एक महर्षि हैं जो एक इंडियन फिलोसोफर है, महर्षि कनाद। महर्षि कनाद आप नाम देख सकते हो, महर्षि कनाद। महर्षि कनाद was an Indian philosopher around 500 BC. According to him, all matter are very small, invisible, and these are called Paramanus. In the Paramanus word, Param word is coming from the Sanskrit word. These Paramanus act or react in different reason or rations or ratio to form matter. और दो तीन साइंटिस्ट है जैसे डेमोक्राइट्स है, फिर ल्यूसिपस है, इन दोनों का थॉट भी इनसे मैच करता था। तो देखेंगे हम इसमें तो ये जो महर्षि कनाद थे उन्होंने स्टार्ट किया, इसके बारे में बताया। तो जो एंड ऑफ 18th सेंचुरी था, 18th सेंचुरी का लास्ट जब ख़त्म हो रहा था, तब एक साइंटिस्ट आए। वहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, उनमें से एक का नाम है वो है लेवोजियर। जो लेवोजियर साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट्री के थे, साइंस के जो साइंटिस्ट थे, और भी अदर जो साइंटिस्ट थे, इन सब ने मिल करके एक रूल दिया, बहुत सारा रूल दिया, जो कि उसमें से 2 रूल हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं जो फिलोसोफर है उसके बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो महर्षि कनाद थे उनके बारे में। तो देखिए ये है फिगर महर्षि कनाद का, आप देख सकते हैं। इन्होंने एटॉमिक थ्योरी, जो कि 2500 ईयर्स पहले इन्होंने इसके बारे में दिया था, एटॉमिक थ्योरी महर्षि कनाद। इन्होंने इन्वेंट किया था इसके बारे में एटलीस्ट 2500 बिफोर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन से पहले इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है। आई थिंक कि 600 BC बिफोर। क्या था, इन्होंने क्या दिया था देखेंगे। तो ही स्टेटेड दैट द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ मैटर इज परमाणु। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास मैटर है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो परमाणु है। ही इवन एक्सप्लेन द डायमेंशंस, मोशंस एंड इवन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ परमाणु। और उन्होंने जो परमाणु है उसका डायमेंशन, मोशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था बहुत पहले, पर वैसा कोई विश्वास करने वाला उस समय नहीं था, कोई विश्वास नहीं किया था उन पर। तो यही आगे चल करके ये जो 3 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैं अभी बताऊंगा, वो 3 साइंटिस्ट ने इसको रखा और इसको प्रूफ किया। तो चलिए, ये है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको देने वाले ये 3 थे। एक्चुअली आदमी सोचते हैं कि नहीं, ये तीनों ने नहीं दिया था, तीनों का अलग अलग थ्योरी है। नहीं, ये तीनों ने मिल कर के ये दिया था। बस इसमें क्या हुआ था कि जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसमें से 2 जो लॉज थे, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के, एक पहला दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफाइंड प्रोपोर्शंस। तो इन दोनों में पहला लॉ
जो है वो लेवोजियर ने दिया था और दूसरा लॉ जो है प्राउस्ट ने दिया था। पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है अपने लॉज में नहीं दे पाए थे। तो इन दोनों का जो भी खामियां था, जो भी एक्सप्लेनेशन में कमियां थी, उन सबको दूर किया था ये डाल्टन ने। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया था, इन दोनों ने बहुत मेहनत किया था, सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी, जो बताई थी वो सही चीज़ें थी, बस उनका प्रूफ करने का तरीका सही नहीं था, वो प्रूफ नहीं कर पाए थे, जिसको प्रूफ बाद में जाके डाल्टन ने किया था। तो इस तरह से इन तीनों ने ये जो हमारा लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है इसको प्रूफ किया था। तो हम लोग अभी देखेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन ये क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, जो भी लिखना चाहते हो, जो भी अगर नोट्स बनाना चाहते हो, तो आप इस तरह से नोट्स यहाँ से बनाना स्टार्ट करोगे। मैं जो वर्ड इंग्लिश में बोलता हूँ वो आपका नोट्स होगा, वो आपको लिखना है, ठीक है। और आप जो हिंदी में समझ रहे हो वो आपको माइंड में रखना है और वीडियो को 2-3 बार देखो ताकि वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है। आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ो तो दो चीज़ के लिए पढ़ो। एक एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है कि आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी आपको रटना भी होता है, तो समझने के बाद आप लिख सकते हो बना के। दूसरा, पूरी तरह से उस टॉपिक को समझो। क्यों? क्योंकि आने वाला समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। तो ये 2 तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, पहले ये क्या होता है हम बात करते हैं कि कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स and forming or formation of compound which is based on solve these rules or laws which is called the laws of chemical combination। यानी जब हम एलिमेंट को कंबाइन करना चाह रहे थे या जो भी कंपाउंड है उसको फॉर्म करना चाह रहे थे, जो किस बेसिस पे हम कर रहे थे वो उसी बेसिस, उसी रूल पर बेस्ड है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो इसी लॉ के बेस्ड पे हम लोग एलिमेंट्स को कंबाइनिंग करना चाह रहे हैं या फॉर्म्ड करना चाह रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या है। तो इसके अंदर 2 पार्ट है। ये जो हमारा है लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, इसमें 2 पार्ट है, ये 2 लॉज हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये दोनों लॉज क्या है। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है? तो सबसे पहले आप जानो कि इसको किसने दिया था। तो ये है साइंटिस्ट, ये 1774 में 1774 ईस्वी में लेवोजियर, इनका नाम लेवोजियर है, इन्होंने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया था, ठीक है। हमने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को स्टार्ट किया है जिसके अंदर 2 पार्ट है। पहला द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफिनाइट प्रोपोर्शंस। तो पहला है हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इसको पोस्टुलेट करने वाला, देने वाला, स्टेट करने वाला, बताने वाला कौन है? वो है लॉज ऑफ इनका नाम है लेवोजियर। तो आप लिखोगे कि लेवोजियर, इट वाज गिवन बाय लेवोजियर in 1774। Lavoisier states that, or this rule or this law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। That means इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई भी चीज़ को बनाया, उनका जो मास है, मास उसको ना ही बनाया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट मीन्स आप इसमें क्या लिखोगे कि इट स्टेट्स दैट, इसमें आप लिखोगे, मेरे पास इतना जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी created nor destroyed in a chemical reaction। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। क्या कहता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? सपोज कीजिए, मैं बता रहा हूँ कि ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहता है। सपोज करो कोई ए बी सी डी ये 4 है, ए का रिएक्शन बी से होता है। व्हेन ए रिएक्ट्स विथ बी इट फॉर्म सी प्लस डी। तो जो भी रिएक्शन करता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। तो ए प्लस बी इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सी प्लस डी इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसमें से देखो ए और बी, तो हम मानते हैं कि ए में ए ग्राम ए
हम लोग जब रिएक्शन कर रहे थे, ए कोई एलिमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, तो ए को जब हम ले रहे हैं उसका वेट कुछ होगा, ए ग्राम मान के चलते हैं, और ये बी ग्राम है, ये सी ग्राम है, और डी ग्राम है वेट में। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू रूल, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग क्या लिए थे? तो हम लोग लिए थे, एक मिनट, हम लोग लिए थे ए प्लस बी, ये मिलके सी प्लस डी बना रहा था। इसमें हम ए ग्राम, बी ग्राम, सी ग्राम और डी ग्राम वेट इसका लिए थे। अब रिएक्शन हो रहा है, तो ए और बी का रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये रूल कहता है कि ए प्लस बी ऑलवेज शुड बी इक्वल टू स्मॉल सी प्लस डी। दैट मीन्स कि अगर हम रिएक्टेंट के वेट को सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट का वेट है उसका भी सम दोनों आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स कि रिएक्शन से पहले जो हमारा वेट था और रिएक्शन के बाद जो हमारा वेट है वो दोनों सेम है। तो अगर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद का वेट सेम होता है, दैट मीन्स कि कोई चेंजेस नहीं आया उसका मास में, उसके वेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया उसके मास में। तो यही ये रूल कहता है, ये लॉ जो है वो यही कहता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जिसको हम लोग बोलते हैं, या मास हम लोग बोल सकते हैं, मैटर ही ऐसे रखेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें कभी भी मान लो रिएक्शन हम लोग किसी का भी करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉज ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसको देने वाले ये साइंटिस्ट, आप इसको पहचान रहे हैं, तो ये है हमारे प्राउस्ट, जिन्होंने दिया है द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम लोग इस बारे में क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि इट वाज गिवन बाय और इट वाज डिराइव्ड बाय और प्रूफ बाय प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट, व्हेन इन 1789 में इनके द्वारा ये लॉ दिया गया था, इन्होंने बताया था। और ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ से हमको क्या पता चलता है? तो आप ऐसे लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ये रूल ये कहता है कि इस रूल के हिसाब से एक केमिकल सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा अकॉर्डिंग टू देयर मास, अपने मास के अकॉर्डिंग में वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में होगा। अब बात समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल क्या? सपोज करो कि H2O। अब ये H2O क्या है? आप लोग सभी को पता है कि H2O किसको बोलते हैं? वाटर को बोलते हैं। H2O इज नॉन एज वाटर। तो देखो ये H2O क्या है? H2O में, वाटर में हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो 2 है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन 1 है ना। अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से जाया जाए तो इसका होता है हमारा 8 और इसका होता है 2, और अगर हमारा इसके हिसाब से जाया जाए एटॉमिक मास के हिसाब से ये 16 और ये 2, तो 1:8 का रेशियो। दैट मीन्स आप इतना भी नहीं समझो क्योंकि आपको अभी एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि एटॉमिक नंबर और मास में क्या डिफरेंस है। तो आप अभी सिर्फ इतना समझो कि ये जो H2O है, ये जो H2O है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये तो समझ में आ रहा, दिख रहा है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ कि अगर हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस सिटी में हम रह रहे हैं, वहाँ का वाटर का अगर फॉर्मूला H2O है, और अगर हम अपने स्टेट से, अपने सिटी से बाहर चले जाएं या अपने कंट्री से बाहर चले जाएं और वहाँ का वाटर उठाएं, तो क्या वहाँ का वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा? वहाँ H3O हो जाएगा या वहाँ पे HO2 हो जाएगा? नहीं, वहाँ के वाटर का भी फॉर्मूला H2O ही होगा। दैट मीन्स कि उसमें भी हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा। तो ये रूल बता रहा है लॉज ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट है, ये पूरा एक कंपाउंड है ना, पूरा कंपाउंड है। कंपाउंड में ये और ये पार्ट क्या एलिमेंट है, सिंगल पीस को एलिमेंट बोलते हैं।
तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होंगे। अगर एक बार उनका रेशियो ये हो गया 2:1 का, तो जहाँ भी वाटर होगा वो सब जगह इसका रेशियो यही होगा। अगर हम एग्जाम्पल ले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो एटमॉस्फेयर में कहीं भी अगर किसी भी चीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ पे एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दैट स्टेट्स बाय दिस लॉ, ये लॉ के द्वारा ये कहा जा रहा है, ये इसका मतलब है। तो आप इस उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कैसे बना है, और हम कहीं से रिवर से निकाले, सी से निकाले, कहीं से भी, या वेलकूप से निकाले, कहीं से भी निकाले, हर जगह से वाटर का जो रेशियो होगा, अमाउंट होगा, वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो ये 2 लॉज तो हम लोग पढ़ लिए। ये 2 लॉज अच्छे से हम लोग जान गए, जो कि इन दोनों को मिला करके जो लॉज था हमारा, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 3 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। एक लेवोजियर, दूसरा प्राउस्ट। तो ये दोनों तो आपने पढ़ लिया, लेवोजियर और प्राउस्ट। क्या क्या? तो जो हमारा लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन का पहला पार्ट था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जो ये कहता है कि किसी भी मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा जो ये किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। और दूसरा जो था लॉज ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस, जो प्राउस्ट ने दिया था, वो कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे। तो इन दोनों का बात तो समझ में आ गया। अब इसमें डाल्टन कहाँ से आ गया? डाल्टन का बात कहाँ से आया? तो देखोगे क्या हुआ था, यहाँ पे देखोगे कि ये 3 जो साइंटिस्ट थे, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इसमें से ये 2 मिलकर के ये 2 थ्योरी दिए। अब क्या हो रहा है कि ये जितने भी केमिकल कंपाउंड थे, उनका जो मिक्सचर था, जो भी कंपाउंड था, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना इनके बस का बात नहीं था। ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। तब इंग्लैंड के स्कूल, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड कंट्री का एक स्कूल है, वहाँ के एक टीचर थे जिनका नाम जॉन डाल्टन था। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले 1801 में इसके बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाया कि ये कैसे, कहाँ से, कैसे हो पा रहा है। तो याद रखोगे कि सबसे पहला लॉ जो इन्होंने दिया था। और एक बात और याद रखोगे कि ये जो लेवोजियर हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है इनको। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने फर्स्ट वाला लॉ दिया था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और दूसरा लॉ, ये प्राउस्ट है, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एजम्पशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, ये जो एजम्पशंस है, इन्होंने क्या क्या दिया था, इन्होंने क्या बताया, कौन सा ऐसा सब मेन पॉइंट था जिन्होंने इन्होंने बताया। तो हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं। तो जो एजम्पशंस था डाल्टन थ्योरी का, वो पहला है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो इनका सबसे पहला बात यही है। उन्होंने सिर्फ इससे पहले वाले जितने साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स थे वो स्मॉलेस्ट और क्या बोलते हैं, टाइनी पार्टिकल से बने हैं, और उसका नाम नहीं दे पाया था, उसको क्या बोलते हैं उन्होंने क्लियर नहीं किया था। तो क्लेरिफाई इन्होंने किया। और अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। इनको हम एटम बोलेंगे, ये इनका नाम इन्होंने दिया एटम। और एक क्या बात बोला इन्होंने, ऑल एटम्स ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एटम्स हैं उनके पास अपना एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, वो उनके पास अपना मास है, अपना साइज है और अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि सबका मास सेम है, सबका प्रॉपर्टी सेम है, नहीं, सबका अलग अलग है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी इन मास इन साइज। जो एटम्स हैं, ऐसे भी एटम्स हमारे पास, हमारे जो वर्ल्ड है वहाँ पे प्रेजेंट है, जिनके पास अलग प्रॉपर्टी है, अलग मास है, अलग साइज है। ये बात इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये बात उन्होंने कहा कि एटम को हम नहीं बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फर्दर मोर आगे भी उन्होंने कहा एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बस यही बात उनका गलत हो गया आगे जाके। अभी तक यहाँ तक जब तक ये थे, इसके आगे 18 जो सेंचुरी लास्ट चल रहा था वहाँ तक ये बात सही था, इन्होंने जो कहा था वहाँ तक सही था। लेकिन आगे जैसे जैसे दुनिया बढ़ते चला गया, आगे हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और फिर बताए कि नहीं ये ब्रेक हो सकता है। तो खैर वो हम लोग बाद में सीखेंगे इसके बाद में। आगे अगला पॉइंट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विथ ईच अदर इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो जो एटम्स हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं एक फिक्स्ड होल नंबर या होल रेशियो में, वो रिएक्शन कर सकते हैं, कंबाइनिंग कर सकते हैं, उन्होंने ये भी बताया। और अगला रूल उन्होंने क्या बताया कि एटम्स कैन बी रीअरेंज, कंबाइंड और सेपरेटेड इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस। तो एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम को हम लोग रीअरेंज, कंबाइन और सेपरेट कर सकते हैं इन दी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एटम को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है मेरिट। उनका मेरिट क्या था, अच्छाई क्या था इस थ्योरी में। तो सबसे पहला कि जो एटॉमिक थ्योरी था उनका, वो एक्सप्लेन किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके अंदर है। तो इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो प्राउस्ट और लेवोजियर नहीं कर पाए थे, जो उनका में वीक पॉइंट था उसको इन्होंने क्लियर किया। अगला जो डाल्टन थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक वर्केबल डिस्टिंक्शंस रिकॉग्नाइज किया था किसके बीच, फंडामेंटल पार्टिकल, किसी भी एलिमेंट के फंडामेंटल पार्टिकल और कंपाउंड के बीच। तो किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में एक डिस्टिंक्शंस बना पाए थे, एक वर्केबल डिस्टिंक्शंस रिकॉग्नाइज कर पाए थे कि एक मॉलिक्यूल एक एटम के बारे में इन्होंने बताया था कि दो अलग अलग चीज़ है एटम और मॉलिक्यूल, तो इन्होंने बताया था। आगे हम लोग देखते हैं। अब है ड्रॉबैक। तो ये तो हम लोग देख लिए इससे पहले कि उनका एजप्शंस क्या था, उनका जो है क्या बोलते हैं कि अच्छाई क्या था, उनमें गुण क्या था, क्या उन्होंने दिया था। अब है कि उनका ड्रॉबैक क्या, डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी है उसका ड्रॉबैक क्या था। तो उन्होंने ड्रॉबैक, उनका गलती क्या था कि जो इंडिविजुअलिटी है एटम का वो गलत साबित हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो सबसे, एक तो बात कहा था बहुत अच्छा कि एटम को हम ना ही कहीं भी क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, यहाँ तक बात उनका सही था। पर उससे आगे जो उन्होंने कह दिया था कि एटम को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ये गलत था, क्योंकि एटम को आगे जाके ब्रेक किया गया और एटम को ब्रेक करके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइडेड किया गया। तो इट वाज सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये एटम कभी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं हो सकता था। अब है कि सेकेंड इनका ड्रॉबैक क्या था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट्स। उनके अनुसार से जो सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, वैसा एलिमेंट, मान लो एक एलिमेंट है, अब एलिमेंट के अंदर तो बहुत सारा एटम होगा, क्योंकि एटम्स उनके हिसाब से एटम बहुत सबसे छोटा पार्टिकल था, तो बहुत सारा एटम से मिलकर एक एलिमेंट बना होगा। तो उस एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारा एटम, तो उनका कहना था कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं उन सबके प्रॉपर्टी में एक जैसे होते हैं। ये यहाँ पे गलती हो गया इनका, वो एक जैसे होते ही नहीं, ये गलत निकल गया। कैसे? आज हम लोग जानते हैं एक वर्ड आता है, ठीक है, एक वर्ड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार। अब आइसोटॉप और आइसोबार क्या है? तो आइसोटॉप क्या होता है कि वैसा एलिमेंट्स जिनमें क्या होता है कि मास अलग होता है, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो है डेंसिटी और मास अलग होता है। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि वो सारे जितने भी रेस्पेक्टिवली हैं सब सिमिलर होते हैं, जितने भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे वो रेस्पेक्टिवली सिमिलर होंगे उनके सारे प्रॉपर्टीज़। लेकिन यहाँ तो मास और डेंसिटी डिफर हो गया, तो ये फेल हो गया उनको बताना। आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं कि वैसा दो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट मास जो है डिफरेंस होगा, ठीक है। ये हम लोग अगले चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए अभी उतना कंफ्यूज नहीं करोगे। उस जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है
कि 35 और 37, देखोगे यहाँ 35 37, ये 35 37 किसका है? क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, ठीक है, लेकिन मास देखो 35 और 37 होता है, यानी 37 तो और भी किसी का एटॉमिक मास होगा ना, उससे ये मैच कर गया, यानी दो एलिमेंट का सेम एटॉमिक मास हो गया, जबकि एटॉमिक नंबर तो दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे गलती उनसे हुआ। दूसरा आइसोबार में, अब ये आइसोबार क्या होता है कि डाल्टन ने एक और क्लेम किया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। डाल्टन का कहना था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के हम एटम का बात करें तो वो सारे रिस्पेक्ट्स में अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, उनमें कुछ भी मैच नहीं करेगा। लेकिन दिस हैज़ बीन प्रूवन रॉन्ग इन दिस सर्टेन केसेस। क्या हुआ कि आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना? 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, बट इनका जो मास है वो सेम कर गया, 40। एटॉमिक मास आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास होता है 40, तो यहाँ पे भी ये फेल हो गया। इसको बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। तो इनका एटॉमिक मास 40 हो गया, तो यहाँ पे ये फेल हो गया, ठीक है। सबसे पहला फेल कहाँ हुए? ये इन्होंने बताया था सबसे पहला कि जो इंडिविजुअलिटी के बारे में बताया था कि ये एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये पहला गलती था। दूसरा ड्रॉबैक इनका क्या था कि इन्होंने बता दिया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होंगे सभी एटम्स सिमिलर होंगे सारे तरह से, जो कि वो गलत हो गया। उसके बाद जिसको जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तीसरा इन्होंने बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ है वो कभी मैच नहीं करेंगे, वो यहाँ मैच कर गया, एटॉमिक मास जिसको आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट ये जो ड्रॉबैक है कि डाल्टन के हिसाब से क्या था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स, जब भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेगा उसमें ये फॉलो नहीं होगा, वहाँ भी ये फेल कर गया। अगला है द थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलोट्रॉप्स, और उनका थ्योरी ये भी फेल हो गया एलोट्रॉप्स के बारे में बताने का। एलोट्रॉप्स जो है वो क्या होता है? एलोट्रॉप्स यानी एक ही एलिमेंट का अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैल्यू होना, अलग अलग उसका बिहेवियर होना। जैसे कार्बन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है चारकोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड, और तीनों का अलग अलग वर्क है और अलग अलग इनका जो स्ट्रक्चर वो भी अलग अलग है। तो यहाँ पे ये फेल कर गए। तो ये 5 टॉपिक आप लोग याद रखो ड्रॉबैक, और ड्रॉबैक हमेशा एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है ड्रॉबैक के बारे में। अब हम लोग आगे जाते हैं, वो है हमारा एटम। तो एटम क्या होता है? तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो मैं जो वो इंग्लिश में बोलता हूँ वर्ड उसको आप लिखोगे, वो आपका डिफिनेशन होता है। दैट मीन्स कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट, यानी एटम एक स्मॉलेस्ट, किसी भी ऑर्डिनरी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एक केमिकल एलिमेंट बनाता है। यानी केमिकल एलिमेंट को बनाने वाला जो स्मॉलेस्ट ऑर्डिनरी पार्ट है, यूनिट है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं, ठीक है। जितने भी सॉलिड होते हैं, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सब के सब या तो न्यूट्रल या तो आयनाइज्ड एटम से बने होते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर एक्रॉस। हम जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, उसको हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। एटम्स का अगर हम लोग डायमीटर का बात करें, डायमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर। लेकिन अगर इसका रेडियस बात करें, तो रेडियस इसका अगर नैनोमीटर में बात करते हैं तो 10⁹ नैनोमीटर, ये इसका रेडियस होता है एटम का। और एटम को कुछ प्रॉपर्टी हम लोग अगर जानना चाहे तो हम लोग फर्दर एक चीज़ जाने कि एटम, तो अब इसको ब्रेक कर चुके हैं हम लोग। अब एटम क्या है? इसका स्मॉलेस्ट पार्ट एटम नहीं है, यानी एटम को ब्रेक किया गया है। तो एटम को ब्रेक किस में किया गया है? तो एक हमारा है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखोगे। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। समझ में है? उसके बाद
एटम का मास कितना होता है? एटम का मास याद रखोगे 1.67 टू 4.52 इंटू 10 का पावर -25 kg, याद रखोगे इसको। अब देखोगे कि अगला हमारा टॉपिक है वो है, अच्छा जो एटम है, अच्छा बहुत सारी एटम के एग्जांपल का अगर हम बात करें तो कि किसको किसको एटम बोलते हैं। एग्जांपल में हमारा हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सब के सब जितने भी है, फिर गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सब के सब जो है एटम्स है। एलिमेंट्स के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो एटम होते हैं। अब है अगला हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं वो है सिंबल के बारे में। सिंबल क्या होता है? तो अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिखोगे कि अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल एलिमेंट और द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम को या किसी इंडिविजुअल एटम को या एलिमेंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं, वो हमारा सिंबल है। अब ये सिंबल है तो देखो यहाँ पे जो डाल्टन्स है उन्होंने कुछ सिंबल दिया था, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ये, कार्बन का सिंबल ये, उसके बाद ऑक्सीजन का सिंबल ये, फास्फोरस का सिंबल या सल्फर का सिल्वर या आयरन का। तो इस तरह से ये सारे सिंबल डाल्टन्स ने दिए थे। अब ये सिंबल का क्या फ़ायदा, इंपॉर्टेंस क्या है? सिंबल का इम्पॉर्टेंस दो है। अगर सिंबल का इम्पोर्टेंस का अगर हम लोग बात करें तो दो है। पहला इम्पोर्टेंस क्या है कि सिंबल के हेल्प से हम किसी भी दो मैच करने वाले एलिमेंट को आराम से पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक होता है ऑर्गन और एक होता है ऑक्सीजन, ठीक है, नाम तो सेम जैसा लग रहा है लेकिन सिंबल ऑक्सीजन का O होता है और आर्गन का AR। तो इस तरह से हम लोग उसको अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है। और जो सिंबल है, अगर हम कार्बन का बात करें, दूसरा अगर बात करें कि कार्बन का सिंबल, तो कार्बन का सिंबल के लिए हम लोग C यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंबल हमको हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट को पहचानने में। अगला हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। तो ये जो मॉलिक्यूल टॉपिक है, आप देखोगे कि मॉलिक्यूल जो हमारा टॉपिक है उसमें एटम से कैसे अलग है। तो एक मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, तो टू और मोर देन टू एटम्स, यानी दो और दो से ज़्यादा एटम जब एक साथ क्या इस्टेब्लिश करते हैं, एक साथ अगर रहते हैं या रिएक्शन करते हैं और फॉर्म करके जो भी बनाते हैं तो उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2, ठीक है, इसका नाम है ऑक्सीजन पर ये 2 क्या दिखा रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स को, यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स। यानी अकॉर्डिंग टू जो डाल्टन है, डाल्टन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज एटम। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है, और उसको फिर धीरे धीरे आगे डिटेक्ट करने के लिए एवोगाद्रो ने, अगर कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉलिक्यूल्स नाम किसने डिस्कवर किया, किसने दिया मॉलिक्यूल्स नाम, तो एवोगाद्रो, जो एवोगाद्रो हैं उन्होंने ये नाम दिया है मॉलिक्यूल्स। एवोगाद्रो का नाम आपने सुना होगा, इसी चैप्टर में आप लोग जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे एवोगाद्रो के बारे में जानोगे। तो मॉलिक्यूल समझ गए कैसे हम लोग पहचानेंगे मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं वो हमारे मॉलिक्यूल्स में, या फिर जानो कि एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब है कि कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग को जानना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मतलब क्या, H2O, ये पूरा मिलकर के एक वाटर बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है ना। तो इस मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2, एक हाइड्रोजन,
एक ऑक्सीजन, है ना, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन के, टोटल 3 मॉलिक्यूल है। और कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, तो 2 अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स। एटम्स मैच कर सकते हैं, वेरी भी कर सकते हैं। तो याद रखोगे कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल यानी कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल का बात किया जाए, ठीक है, तो उसका अलग अलग मॉलिक्यूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो H2O का ये हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना होता तो ये तो एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है यहाँ पे और ऑक्सीजन 2 है, ये हो गया इसके मॉलिक्यूल। उसी तरह से अगर हम बात करें, जो हम घर में शुगर यूज़ करते हैं, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसमें कार्बन कितना है, कार्बन 12 एटम है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 22 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं। तो ये जो है ये एटम्स है, सिंगल सिंगल जो ये एटम्स हैं, और ये पूरा मिल करके क्या बनाए हैं, मॉलिक्यूल्स। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन बताया था कि 2 और मोर देन 2 एटम्स मिक्स करके रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। चलो अब 2 इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, सो हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एक है एटोमिसिटी और एक है हमारा मोल। इन दोनों को फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जो एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि इट डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं बात अभी आप लोगों को बता रहा था वही बात, ऑक्सीजन, इस O2 में कितना मॉलिक्यूल, इस ये तो मॉलिक्यूल हो गया, इस मॉलिक्यूल में कितना एटम्स है, तो 2 एटम्स है, इसका एटोमिसिटी 2 हो गया। अगर हम बात करें NH3 अमोनियम, तो अमोनियम में देखोगे नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है ना, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1, टोटल कितना हो गया 4, तो इसका एटोमिसिटी 4 हो गया। CH4 मीथेन, इसमें कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, टोटल कितना हो गया 5, इसका एटोमिसिटी 5 हो गया। तो इस तरह से ये इसका एटोमिसिटी हम लोग निकालते हैं। डिफिनेशन मैंने बोल दिया है, अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा पीछे करके आप लिख लोगे। अब देखो टाइप हम लोग देखते हैं एटोमिसिटी का। तो एटोमिसिटी का 4 या 5 टाइप हम लोग देखेंगे। पहला मोनो एटॉमिक। तो जो हमारा मोनो एटॉमिक जो है तो सिंपल सा है, आप लोग कभी इंग्लिश मीडियम के हो देखते साथ पहचान गए होंगे। ये जो मोनो वर्ड है दैट मीन्स 1, जिसमें एक एटम होंगे, उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट, एग्जाम्पल के लिए हमारा हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये सब जितने हैं ये मोनोएटॉमिक। डायटोमिक हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हमारा सोडियम क्लोराइड, ये सब 2 आइटम है सब में। ट्राइटोमिक कौन कौन सा हो गया, ओजोन, और क्या हो गया H2O, और क्या हो गया CO2। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3 हो गया, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3 हो गया, 3 हो गया। टेट्राएटॉमिक जिसमें 4 होगा, 4 कैसे होगा, जैसे SO3, तो 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर 4 हो गया। और एक अगला है पॉलीएटॉमिक यानी जिसमें 4 से ज़्यादा होगा, जैसे कि S8, इसमें सल्फर 8 है। फिर हमारा CH4, इसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5 हो गया। अगर बात करें H2SO4, इसमें 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 5 और 2 हाइड्रोजन 6, टोटल 6 हो गया। तो इस तरह से हम मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को जान सकते हैं, इनका एटोमिसिटी भी हम लोग जान सकते हैं। अगला है हमारा आयन। तो आयन क्या होता है कि आयन कुछ नहीं, ये एक टाइप का चार्ज है जो किसी भी एटम्स पे आता है, जो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते या लॉस करते उनके कारण आता है। यानी एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल विथ अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो भी उनके ऊपर चार्ज आता है ना वही उसका आयन कहलाता है। तो आयन 3 टाइप का होता है, देखोगे यहाँ पे न्यूट्रल एटम का आयन होता है जिसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं, एक एनायन होता है, एक कैटायन होता है। तो देखोगे एनायन किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, माइनस लगा रहेगा। जैसे मान लो इस यहाँ लिखा हमारा सोडियम और यहाँ माइनस दिया, दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये एनायन है। कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम पे अगर प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज, ये इसको बोलते हैं कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन, और जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे सिंपल सोडियम अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स वो न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल एटम, ये हमारा आयन हो गया। अब है कि आयन कैसे बनता है। तो मैंने पहले ही बताया कि मान लो ये न्यूट्रल एटम है, ये हमारा सोडियम है,
अगर किसी को रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन का, एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी को यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दिया तो ये केटाइन देगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी से इसको ज़रूरत है, ये अगर ले रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है, तो एनाइन। तो लेने पे एनाइन और देने पे केटाइन, ये बात हमेशा याद रखेंगे। कोई भी एटम अगर न्यूट्रल एटम है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, लॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि केटाइन, अगर गेन कर रहा है तो एनाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आगे हमेशा मदद करेगा, इसलिए इस टॉपिक को छोटा समझ के गलती नहीं करोगे, ये भी आई करके इसको एकदम याद कर लोगे, रट लोगे इसको, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा आपको। अब है कि एटम और एनाइन के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखोगे पहला डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, लेकिन एनाइन में कोई भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव एनाइन कैटाइन हो सकता है, ठीक है, एनाइन कैटाइन हो सकता है। उसके बाद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं एटम में, लेकिन एनाइन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इस एलिमेंट को डिफाइन करता है, लेकिन इसमें एक और एक से ज़्यादा एटम हो सकता है, तो इसका कोई डिफिनेशन, वो उसका एटम नहीं है, उसका वो चार्ज है। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है इसको भी देने वाले जो है वो एवोगाद्रो है, एवोगाद्रो ने इन्होंने इसको दिया मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि मोल क्या होता है, कि एक्चुअली अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ डिस्क्रीट एंटिटीज़। डिस्क्रीट एंटिटीज़ का मतलब हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, और एज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सैंपल ऑफ प्योर कार्बन वेइंग एग्जैक्टली 12 ग्राम। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कि मोल क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को डिस्क्रीट नंबर में, या तो एटम्स होगा या फिर हो सकता है वो क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, तो उसके फॉर्म में अगर हम उसको अमाउंट को, सब्सटेंस के अमाउंट को काउंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोल बोलते हैं। 12 ग्राम से जो उसका क्या बोलते हैं, वेट करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि जो हमारा कार्बन है इसका कितना मास होता है, 12 ग्राम। तो एक मोल जो होता है ना, 1 मोल किसी भी, याद रखोगे, किसी भी एलिमेंट में जितना उसका वेट होगा, जितना उसका वेट यानी जितना उसका मास होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, या जितना नंबर ऑफ एटम होगा, ठीक है, 1 मोल उसके इक्वल होगा। अगर किसी भी एलिमेंट में अगर उसका एटॉमिक नंबर 12 है वेट उसका, तो वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर उसका वेट मान लो कि नाइट्रोजन हो गया, उसका वेट कितना, 14 ग्राम, तो ये 14 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। हम लोग इसमें ऐसा लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको लिखने के लिए, कि जो हमारा एक चीज़ याद रखोगे कि 1 मोल इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर होगा, या फिर उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी 1 मोल के बराबर होगा। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ये याद रखोगे। 1 मोल में उस एलिमेंट का मास, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अगर सल्फर है तो सल्फर में जितना उसका मास है वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर वहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का जितना मास है वो उसके बराबर होगा 1 मोल का। अगर हम कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम में जो भी मास उसका होता है वो 1 मोल के बराबर होगा। याद रखोगे मास, कभी भी एटॉमिक नंबर नहीं लिखोगे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है। अब ये बात है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम का क्या मतलब, नंबर ऑफ एटम का मतलब कि जितना, जैसे O2, ठीक है, ये सब हो गया नंबर ऑफ एटम। उसमें कितने एटम्स, इसमें 2 एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब है कि नंबर ऑफ मोल, मोल निकालने का नंबर कैसे हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है कि अगर एलिमेंट दिया है, ठीक है, एलिमेंट दिया है तो लिखोगे मास ऑफ एलिमेंट, जो वैल्यू दिया है एलिमेंट का, उस एलिमेंट का मास कितना दिया हुआ वेट करके, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। आप निकालोगे उसका एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मास वही, मान लो कि मीथेन है, बोलेगा कि 10 ग्राम मीथेन। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो इसका वेट कितना है, 10 ग्राम ना, तो यहाँ पे 10 ग्राम लिखेंगे। लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है,
एटॉमिक नंबर 6 यानी मास हो गया 12। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, मास 4 2 जा 8 यानी 20, यहाँ 28 लिखेंगे, 20 लिखेंगे यहाँ पर और डिवाइड करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर। ये हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। अगर हम बात करें कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में एग्जैक्ट अगर एटम्स का बात करें कितने एटम्स होते हैं, तो जो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। एग्जैक्ट अगर एटम्स का बात करें तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। और अगर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में इतने ही एटम्स और इतने ही मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एक और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं बताता हूँ। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर का बात किया जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है, कितना वैल्यू होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो कभी कभी मोल को 1 मोल ना करके हाफ मोल कर दिया जाता है, तो आप वैल्यू भी हाफ कर दोगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे, हो गया हाफ। बात समझ में आया। कभी कभी STV दिया जाता है, STP देता है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इस पर हमारा जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो चैप्टर 4 है वो मैं लेके आऊँगा। उसमें हम लोग एग्जैक्टली, इसमें और भी था, वैलेंसी थे और भी कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन मैं उसको नहीं बताया क्योंकि ये वैलेंसी यहाँ बता के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। रिएक्शंस थे, कुछ रिएक्शन जो थे वो मैंने नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगले चैप्टर में वहीं पर स्टार्ट करूँगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कहाँ से हुआ, किसने किया, प्रोटॉन का खोज कहाँ हुआ, किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज कहाँ हुआ, किसने किया, और इन सबको मिला करके कैसे बनाया गया, और फिर हम रिएक्शन कैसे बनाएंगे, किस फॉर्मूला पर, उस मॉडल को कैसे लिखेंगे, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और तब वहाँ जा करके वैलेंसी निकालेंगे और वैलेंसी निकाल करके बनाना सीखेंगे। आपको बहुत सारे टीचर ने वैलेंसी रटना सिखाया होगा, पर मैं आपको वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। कभी रटना नहीं पड़ेगा, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।